नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ में आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें हमने अन्य कई जो प्रवृत्तियां थी उन पर विचार किया और अब जो प्रवृत्तियां और शेष रह गई थी उन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आदिकालीन साहित्य के विषय में इससे पहले भी हम काफी बात कर चुके हैं। तो अब प्रवृत्तियों की बारी आती है कि प्रवृत्तियों के विषय में थोड़ा-सा विचार किया जाए। आप लोग जितना पढ़ रहे हैं, उतना इसको रिवीज़न भी करते रहिएगा जिससे कि ये अच्छे से आपको कंठस्थ हो सके। इसका जो अगली प्रवृत्ति है आदिकालीन साहित्य के तो वो प्रामाणिकता में संदेह इस पर हम बात कर चुके थे। अगला जो इसका जो विशेषता है वो है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासों ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि इनमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता परिलक्षित होती है। अधिकांश जो रस का प्रयोग किया गया है वो वीर और श्रृंगार रस का किया गया है। इन कृतियों में श्रृंगार तथा वीर दोनों रसों का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासों में चरित नायक पृथ्वीराज चौहान के वीर योद्धा होने के वर्णन के साथ साथ दूसरी ओर उनके रूप सौंदर्य तथा प्रेम का सुंदर चित्रण भी किया गया है। एक तरफ तो उनका युद्ध, दूसरी तरफ जो संयोगिता से वे प्रेम करते थे, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता, उस प्रेम का बड़ा ही सुंदर चित्रण चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया है। मतलब वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस में वीरों में मनोभावे एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ। प्रेम के अंतर्गत रासो कवियों ने श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। देखो, जब मैंने आपसे बात की थी जो अन्य ग्रंथों के विषय में, तो उसमें मैंने बताया था कैसे वियोग रस का प्रयोग रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में किया है। तो ये एक विशेषता थी, आदिकाल की एक विशेषता थी कि वीर और श्रृंगार रस का अधिक से अधिक प्रयोग इन कवियों ने किया है। रक्षित वर्णन, वियोग में नायिका का अपने प्रियतम के पास संदेश पहुंचाना तथा विरह के अनेक रूपों का वर्णन इन काव्य में हुआ है। संयोग अथवा पुनर्मिलन से इन नायिकाओं के विरह जनित दुख की जो 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 भाव थे वो बड़ा ही सजीव वर्णन उसका कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। इससे पहले जो प्रवृत्तियां इससे पड़ी थी, चर्चा की थी जिन प्रवृत्तियों पर, उनमें भी हमने आपसे ये बात कही थी कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें लेखकों को कवियों का उद्देश्य योद्धाओं और राजाओं के वीरता, शौर्य और युद्ध के पराक्रम का गुणगान करना था। इस युग की रचना जैसे पृथ्वी रासो चंद्रबाबू के द्वारा लिखी हुई, विजयपाल रासो जो जागनिक ने लिखी थी, इस काल के वीर रस साहित्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इन रचनाओं में राजाओं और योद्धाओं की वीरता और युद्ध के पराक्रम का अलंकारिक और भव्य वर्णन देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त वीर रस की प्रधानता में रणभूमि का वर्णन बड़ा महत्व रखता है, बहुत विशेष महत्व रखता है। इस इन रचनाओं में युद्ध के दृश्यों, वीरता के प्रदर्शन और शत्रुओं के पराजय का अत्यंत सजीव और रोमांचक वर्णन मिलता है। युद्ध की तैयारियां, सैनिकों की सजावट और युद्ध के समय की घटनाएं बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन साहित्य में वीरता को धर्म के साथ भी जोड़ा गया है। योद्धाओं की वीरता को धर्म की रक्षा, सत्य
और न्याय की स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता को धर्म की रक्षा और आदर्श राजधर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब उन्होंने अगर पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया है तो वीरता में चंद्रप्रदाई ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, ऐसे ही नहीं, यह कोई आदर्श स्थापित करने के लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस के माध्यम से आदर्श नायक की छवि प्रस्तुत की गई। ये नायक केवल वीर और शूरवीर नहीं होते थे, बल्कि वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल भी होते थे। इनकी वीरता और शौर्य के साथ साथ उनके चारित्रिक गुणों का भी वर्णन किया गया है, जिससे वे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। इस काल की रचनाओं में प्रेम कहानियां, श्रृंगारिक भावनाएं, इनका अत्यंत सुंदर और सजीव वर्णन देखने को मिल जाता है। प्रेम और श्रृंगार के वर्णन में नायिका की सुंदरता, प्रेम की गहराई और प्रेमी युगल की भावनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका की भेंट और उनके प्रेम संबंध का वर्णन रचनाओं में देखने को मिल जाता है। प्रेमी युगल की मुलाकात, प्रेम की अभिव्यक्ति और उनके बीच की प्रेम आलाप घटनाओं का सुंदर वर्णन देखने के लिए इनकी रचनाओं में मिल जाता है। नायक नायिका के प्रेम संबंधों में काव्यात्मक और अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य और श्रृंगार की भी इसमें वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का, हालांकि प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा आदिकाल में नहीं देखने को मिला है, लेकिन इन्होंने श्रृंगार रस के माध्यम से, जैसे मैंने अभी आपको एक रचना जो लास्ट व्याख्यान में बताई थी, जिसमें षट ऋतु के माध्यम से एक वियोगिनी अपनी षट ऋतु में जो उनका वियोग रहा है उसको एक पथिक के माध्यम से अपने प्रेमी के पास पहुंचाती है, संदेश भेजती है। तो उसमें जो षट ऋतु थी उसका मान सकते हैं कि प्राकृतिक जो वियोग से संबंधित प्राकृतिक वर्णन, इस तरह से तो यह श्रृंगार रस से संबंधित प्राकृतिक वर्णन, इस तरह का वर्णन कवियों ने किया है। प्रेम और श्रृंगार के संदर्भ में प्राकृतिक दृश्य, ऋतुओं का वर्णन, प्रकृति के सुंदर दृश्यों का प्रभावशाली चित्रण इसमें किया गया है। यह वर्णन प्रेम की भावना से को और अधिक गहरा और अधिक मार्मिक बनाता है। कवियों ने श्रृंगार रस की के वर्णन में बहुत अलंकारों का भी प्रयोग किया है, बहुत उपमाओं का प्रयोग किया है। नायिका की सुंदरता, उसकी भावनाओं और प्रेम के क्षणों को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इन रचनाओं की सौंदर्यात्मकता और भी बढ़ गई। अतः यदि वीर और श्रृंगार रस को आदिकालीन हिंदी साहित्य के माध्यम से देखा जाए तो इसकी प्रमुखता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। वीर रस के माध्यम से योद्धाओं और राजाओं की वीरता, शौर्य और धर्म की रक्षा का गुणगान किया गया है, जबकि श्रृंगार रस के माध्यम से प्रेम, श्रृंगार और प्राकृतिक सौंदर्य सजीव और प्रभावशाली चित्रण किया गया है। ये साहित्य न केवल उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है, बल्कि उसे भारतीय साहित्यिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता आदिकालीन साहित्य को एक विशिष्ट पहचान देती है
और इसे आज भी साहित्य अध्ययन और शोध के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि बहुत सारे जो शोधार्थी रहे हैं उन्होंने इस विषय को लिया है। आदिकालीन साहित्य के वीर और श्रृंगार रस को लेकर भी अपने शोध ग्रंथों की रचना की है। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो आदिकाल में श्रृंगार और वीर रस का बहुतायत प्रयोग किया गया है। अब अगर हम काव्य रूप की बात करें तो रासो काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य रूप देखे जा सकते हैं। पृथ्वीराज रासो तथा विजयपाल रासो को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो तो है ही, जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इनका वर्ण विषय बहुत विस्तृत है तथा चरित नायक के संपूर्ण जीवन की कथा उस समेटे हुए हैं। हम ये चलो हम आपको पहले ये बता दें कि प्रबंध एवं मुक्तक काव्य होते क्या है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत और संगठित काव्य रूप है, जिसमें एक निरंतर कथा या घटना का वर्णन होता है। यह काव्य रूप आमतौर पर किसी वीर, राजा या ऐतिहासिक घटना पर केंद्रित होता है और इसमें कथा का विस्तृत और क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। प्रबंध काव्य में बहुत सारी विशेषताएं होती है। एक विस्तृत कथा होती है, व्यापक कथा होती है, प्रारंभ से अंत तक निरंतर चलती रहती है। इसमें प्रमुख पात्रों का विकास और उनके गुणों का वर्णन विस्तार से किया जाता है। कथा में घटनाओं की निरंतरता बनी रहती है, ये एक संगठित रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रबंध काव्य में आलंकारिक भाषा और छंदों का प्रयोग किया जाता है, जिससे काव्य की सौंदर्यात्मकता बढ़ जाती है। अब है कौन कौन से प्रबंध काव्य, मैंने भी आपको बताया, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो भी महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, जागनिक के द्वारा लिखा गया है। अ, राजा परमाल की वीरता और धार्मिकता का वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। प्रबंध काव्यों में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चौपाई, दोहा, सोहटा। इन छंदों का प्रयोग काव्य की लय और संगीतात्मकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब अगर हम मुक्तक काव्य की बात करें कि मुक्तक काव्य क्या होते हैं, तो मुक्तक काव्य वो काव्य रूप है जिसमें एक स्वतंत्र पद या श्लोक होता है, जो अपने आप में संपूर्ण और आत्मनिर्भर होता है। मुक्तक काव्य की रचनाएं अक्सर छोटे छोटे पदों या दोहों के रूप में होती हैं और इनमें किसी एक विचार, भावना या अनुभव का संक्षिप्त और सजीव वर्णन होता है। मुक्तक काव्य की प्रत्येक रचना स्वतंत्र होती है और अपने आप में पूर्ण होती है। इसमें किसी विस्तृत कथा या घटनाक्रम का वर्णन नहीं होता है। मुक्तक काव्य संक्षिप्त और सरगार्भित होता है, जिससे कम शब्दों में अधिक भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया जाता है। मुक्तक काव्य में अलंकार और रस का प्रभावशाली प्रयोग किया जाता है, जिससे काव्य की सौंदर्यात्मकता और अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ती रहती है। मुक्तक काव्य में विषयों की विविधता होती है, जिसमें प्रेम, भक्ति, जीवन के अनुभव और दार्शनिक विचार शामिल होते हैं। तो यदि प्रबंध और मुक्तक में देखा जाए तो प्रबंध काव्य एक बड़ा रूप और मुक्तक एक उसका छोटा रूप, लेकिन प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंध काव्य में विस्तृत कथा, चरित्र विकास, घटनाओं की निरंतरता होती है, जबकि मुक्तक काव्य संक्षिप्त, स्वतंत्र और सरगार्भित होता है। इन दोनों काव्य रूपों ने आदिकालीन साहित्य को समृद्ध बनाया और इसके माध्यम से समाज, संस्कृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त किया। प्रबंध काव्य ने जहां वीरता, शौर्य और धार्मिकता का गुणगान किया है, वहीं मुक्तक काव्य ने प्रेम, भक्ति और जीवन के अनुभवों को संक्षेप और सजीव रूप में
प्रस्तुत किया है। दोनों ही काव्य रूप जो है हिंदी साहित्य की धरोहर है और आज भी साहित्यिक अध्ययन और शोध के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रबंध काव्य क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो मैं बता रही थी आप लोगों के लिए कि जो आदिकाल का जो काव्य रहा है वो प्रबंध काव्य जो कि पृथ्वीराज रासो है, चंदनवाला रास तथा संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक में नायिका पृथ्वीराज रासो तथा विजयपाल रासो, इसका वर्ण विषय बहुत विस्तृत है तथा चरित नायक के संपूर्ण जीवन की कथा इस रास में शामिल है। पूरा जो पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन वृत्त वो देखा जा सकता है। अगर कोई पृथ्वीराज रासो को पढ़ेगा तो उसमें पूरा उनके जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। चंदनवाला रास तथा संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक में नायिका अपने प्रवासी पति को पथिक द्वारा संदेश भेजती है। तो इसमें जो मुक्तक काव्य अभी मैंने आपको बताया था वो तो वही जो चंदनवाला रास और संदेश रासक उसी की श्रेणी में आएंगे। गृह काव्य के अंतर्गत बीसल देव रासो का उल्लेख मिलता है। अ, इस रचना में इस कृति में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। ये इसकी विशेषता भी मान सकते हैं हम कि बीसल देव रासो की एक विशेषता ये है कि इसमें शुरू से लेकर अंत तक, आरंभ से अंत तक एक ही अ, रस का छंद का वर्णन किया गया है। उपदेश रसायन रास मुक्तक काव्य है। इसमें नीति तथा धर्म उपदेश के पद हैं। इसके अतिरिक्त लोकगीत शैली में परमाल रासों की रचना हुई है। इस ग्रंथ के जो पद हैं वो आला गायक आज भी टोलियों में गाते हैं। तो इस तरह से कई रूप जो थे, काव्य के कई रूप थे जिनका विकसित रूप में आगे की काल में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इसकी भाषागत विशेषताओं की बात करें तो रासो काव्य की भाषा वैविध्यपूर्ण है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि इसमें एक काव्य ग्रंथ में भी भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब कई भाषाएं एक काव्य ग्रंथ में आ गई। इसका कारण ये है कि इन काव्यों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सम्यक वर्णन हुआ है। अब क्योंकि रस का परिवर्तन हुआ है तो स्थान का परिवर्तन भी होता है और स्थान के परिवर्तन के अनुसार भाषा परिवर्तन तो होना आवश्यक है। क्योंकि मैंने एक बार और आपसे चर्चा की थी कि क्षेत्र के अनुसार भाषा बदलती रहती है। अभी आप यहाँ हैं, अब आप 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो भाषा दूसरी है। मतलब एक भाषा एक ही स्थान पर रह सकती है अगर हम जब बदलती रहती है। कुछ कुछ किलोमीटर के अंतराल पर भाषा में परिवर्तन आता रहता है। तो अब उन्होंने स्थान परिवर्तन किया जब अपने ग्रंथ में, तो भाषा परिवर्तन होना तो स्वाभाविक ही था। रासो काव्यों की भाषा वैविध्यपूर्ण है। यहाँ तक कि एक ही काव्य ग्रंथ में बताया कि कई भाषाओं का संगम इसमें देखने को मिल जाता है। इस युग में साहित्यिक राजस्थानी भाषा का प्रयोग डिंगल के नाम से काव्य में होता था तथा ब्रज मिश्रित भाषा के साहित्यिक रूप को पिंगल कहते हैं। चारण कवियों ने वीर गाथात्मक रासो काव्यों की रचना डिंगल में की क्योंकि वीर विषय की दृष्टि से ये भाषा अधिक उपयुक्त है। इस भाषा पर संस्कृत, अरबी, फारसी, प्राकृत, पंजाबी, ब्रज तथा अपभ्रंश का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा पर ब्रज का प्रभाव देखा गया है। आदिकालीन रासो साहित्य से जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया, डिंगल भाषा के नाम से। इस प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को
पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। मतलब डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग इन ग्रंथों में किया गया है। पर हम इन पर विस्तृत चर्चा करें तो आदिकालीन साहित्य में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश प्राचीन भारतीय भाषाओं का परिवर्तित रूप है, जो संस्कृत और प्राकृत के बाद विकसित हुआ है। ये भाषा सहज, सरल और बोलचाल की भाषा के करीब थी, जिससे साहित्य में सजीवता और सरलता आई। अपभ्रंश के साथ साथ प्रारंभिक हिंदी का भी प्रयोग देखने को मिल जाता है। ये हिंदी का प्रारंभिक रूप था, क्योंकि हिंदी का जो साहित्यिक रूप बाद में हमें देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं उसका जो आरंभ है वो आदिकाल से हो गया था। इसके अतिरिक्त इसमें संस्कृत, अपभ्रंश और अबहट्ट का मिश्रण देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो आदिकालीन साहित्य था, इस भाषा पर अरबी, फारसी, प्राकृत, पंजाबी, ब्रज सबका ही प्रभाव पड़ा है। वो भाषागत दृष्टि से यदि देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य काफी समृद्ध रहा। उसका समृद्ध रूप हालांकि बाद में देखने को मिला है, जब भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल आया। भक्ति काल में ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का ज्यादा प्रभाव रहा। कवियों ने ब्रज और अवधी को अपनी भाषा, अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यदि अन्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य में क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रभाव दिखाई देता है। विभिन्न क्षेत्रों में रचित साहित्य में स्थानीय बोलियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जिससे साहित्य में क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। इससे भाषा और साहित्य में विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव और जीवन के विविध रंगों का समावेश है। अब अगर हम अलंकारों की बात करें तो आदिकालीन साहित्य में अलंकारों का विशेष महत्व रहा है। अलंकार के प्रयोग से भाषा की सौंदर्यात्मकता और प्रभावशीलता बढ़ती है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जब किसी रचना में अलंकार का प्रयोग हो जाता है तो वो अपने आप ही सौंदर्यात्मकता से परिपूर्ण हो जाती है। अगर देखा जाए कि कौन कौन से अलंकार उस समय साहित्य में थे तो उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष और विभावना, इन अलंकारों का प्रयोग काव्य की भाषा को और अधिक सजीव और मनोरम बनाता है। तो चारण कवि हुए हैं उस समय, उन्होंने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ये अलंकार वस्तु तथा रूप की तीव्र व्यंजना करने में पूर्णतया सक्षम है। इन कवियों ने कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं की है। यद्यपि इन कृतियों में प्राय सभी पारंपरिक अलंकार विद्वान है, तथापि अतियुक्ति एवं अतिशयोक्ति इनकी आवश्यकता है, अतः इन्हें अधिकाधिक प्रयुक्त किया गया है। ये कितना सुंदर उदाहरण है पृथ्वीराज रासो का है ये, कि मनोकला ससिभान कला, मनोकला ससिभान कला 1600 बनिए, बाल वेश ससिता समीप, अमृत रस पिन्य। आदिकालीन जो साहित्य है, इसमें शैली भी की विविधता देखने को मिल जाती है। रचनाकारों ने विभिन्न शैलियों का प्रयोग अपने अपने ढंग से किया है। वीर गाथा शैली, श्रृंगार शैली, इन शैलियों के माध्यम से विभिन्न विषयों और भावनाओं को सरल सहज चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है इन्होंने।
अ, जो अपनी भावनाएं हैं उनको प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो भाषागत विशेषताएं हैं वो भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है। अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग, मिश्रित भाषा, काव्यात्मक भाषा और अलंकार, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषा, सरल और सहज भाषा, व्याकरण और शब्दावली की सरलता और भावनात्मक अभिव्यक्ति आदिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषागत विशेषता है। इन विशेषताओं ने साहित्य के प्रभाव को और ज्यादा सजीव और विविधतापूर्ण बनाया, जिससे ये हिंदी साहित्य का एक हिंदी साहित्य की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यदि अन्य प्रवृत्तियों की बात की जाए तो सांस्कृतिक चित्रण की दृष्टि से इस काल का जो साहित्य है बड़ा ही समृद्ध रहा है। साहित्य में समाज, संस्कृति और तत्कालीन जीवन की सजीव छवि प्रस्तुत की गई है। लोक जीवन, रीति रिवाज, सामाजिक स्थिति को बखूबी दर्शाया गया है। कवियों ने स्थानीय प्रतीकों और मुहावरों का प्रयोग भी किया है। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में यदि देखें, राजनीतिक का तो चलो जो हमने शुरू में बताया था कि ऐतिहासिकता से संबंध, वो जो संकुचित राष्ट्र प्रेम बताया था उससे राजनीति का सीधा सीधा पूरा वर्णन हो गया था। लेकिन फिर भी यदि देखें तो आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो समाज और राजनीति के संदर्भ में लिखी गई है। राजाओं के पराक्रम और राजनीतिक परिस्थितियां का जो रही होंगी उस समय उसका विस्तार से वर्णन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। उन्होंने शौर्य और साम्राज्य की विजय को तो दर्शाया ही है, साथ में जो एक राज्य के अंदर किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां रहती थी उनको भी अपने साहित्य के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा है। एक ऐसा नायक उन्होंने अपने साहित्य में रखा, अपनी रचनाओं में रखा, जो केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि नैतिकता में भी उत्कृष्ट होता है, न्याय प्रियता का प्रतीक होता है, वीर है, धर्मपरायण है। ऐसे आदर्श नायक की छवि को इन्होंने अपने रचनाओं में स्थान दिया है। साहित्य में पात्रों का विकास और उनकी गहराई पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। प्रमुख पात्रों की भिन्नताएं, उनके अंतर संबंध, उन सबको भी स्पष्ट रूप में चित्रित किया है। आदिकालीन काव्य में जो विशेषताएं हैं इतनी है कि देखो हमारे तीन व्याख्यान जो है इसी पर चर्चा होती रही है। और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जिनको यदि हम और इसको बढ़ाना चाहें तो इस पर काफी बात हो सकती है, क्योंकि आदिकालीन साहित्य कुछ एक दो बातों को छोड़कर साहित्य में एक इस हमारा जो साहित्य चल रहा है सब उसको अद्वितीय बनाती है। कुछ चीजें हैं चलो, क्योंकि हर हर चीज में अपवाद होता है। जहां अच्छाई चलती है उसके साथ में एक बार साथ साथ बुराई भी चलती है, दोनों का संगम है, होता है, एक दूसरे से कनेक्शन है। यदि एक अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। एक तो जब बहुत सारी हमारे अंदर विशेषता, ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उस काल ने जो हमें दिया, आदि काल ने, वही हमारा आज तक चल रहा है वर्तमान समय तक।
वो चीजें यदि उस समय उन्होंने नहीं रखी होती, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी, तो राष्ट्रीयता की भावना संकुचित थी, इसीलिए तो भक्ति काल आया। भक्ति काल जिसको स्वर्ण युग कहा गया है, वो क्यों आया? वो ऐसे ही तो आया क्योंकि आदि काल में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी जिनके कारण भक्ति की आवश्यकता पड़ने लगी, और इसलिए भक्ति काल आया। तो किसी भी दृष्टि से यदि देखा जाए हिंदी साहित्य के आदि काल को, तो उसको कहीं से भी हम किसी भी काल से कब नहीं मान सकते। वो अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी हमारे साहित्य की सांस्कृतिक धरोहर है। वीर रस, धार्मिकता, भाषा की सरलता और सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण इस साहित्य को अद्वितीय बनाते हैं। ये काल हिंदी साहित्य के विकास की आधारशिला है। और आज भी मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, आपके साथ मेरा जो ये व्याख्यान चल रहा है, तो आदिकाल की बात यदि हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आदिकाल में कुछ तो था ना, जिसकी विशेषताओं के लिए पूरा आपका एक जो पेपर है, वो पूरा उसका नाम ही आदिकाल। इतनी सारी विशेषताएं हैं उस कि वो बहुत सारे अगर व्याख्यान हो जाएंगे, तो उसके बाद भी वो व्याख्यान कम पड़ जाएंगे, पर विशेषताएं खत्म नहीं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्यान भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला व्याख्यान, जो भी हमारा पेपर रहा होगा, हमारा जो पेपर है उसके अगली हम ब्लॉग पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।